हम बच्चों के हृदय में वैसी भावनाएं जगाएं। 1995 में मैं इसी भोपाल में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन था। एक कार्यकर्ता, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके साथ उसका 5 साल का बेटा था। वो भी हाफ पैंट, सफ़ेद शर्ट और टोपी, काली टोपी पहनकर हाथ में इतनी सी रूल लेकर आया था। मैंने जब उसके पिता से पूछा तो बोला, महाराज जी, मैं इसे राष्ट्र के लिए पाल रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इसे राष्ट्र को समर्पित कर दूँ। मैं तो गृहस्थी में फंस गया। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बने, राष्ट्र के लिए काम करे। मैंने उस बेटे से कहा, क्यों, तुम्हारे पिता पापा कह रहे हैं, वो सही है। छोड़ते ही बेटे ने कहा, महाराज श्री क्षमा कीजिए, हमारे पापा नहीं हैं, ये हमारे पिताजी हैं। 5 साल के बच्चे, मैं चौक मंदिर में था। ये हमारे पापा नहीं, पिताजी हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें प्रचारक बनाएंगे। कभी तुम्हारे पिताजी भी ऐसे कहते थे, उनने शादी कर ली, तुम भी कर लोगे क्या? अरे महाराज जी क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, शादी में तो बर्बादी है। मेरे पिताजी का विवाह हुआ है। 5 साल का बच्चा। फिर बातचीत आगे बढ़ी। मैंने उस बच्चे से कहा, जाओ आप खाना खा लो। आपने खाना खा लिया? मैंने पूछा, खाना खा लिया? बोला, महाराज हम खाना नहीं खाते, खाना तो मियाँ खाते हैं, हम भोजन करते हैं। एक 5 साल के बच्चे के मुख से ये बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। ये संस्कार पिता के दिए हुए संस्कार थे। ऐसे संस्कार यदि बच्चों में घोंट घोंट के भर दे तो बच्चे आपसे विमुख कभी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, बच्चों को धर्म सिखाने की जगह बच्चों में धर्म जगाने का उपक्रम कीजिए। जब धर्म जगेगा, जीवन बदलेगा। धर्म, इस एक वाक्य ने योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक लेखक होता है, वो महान क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम शब्द में वो इतिहास के हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत कम शब्द में अब हमारे सामने रख देता है। मैं गुरुजी का जब पढ़ रहा था, गुरुजी सरदेसाई गुरुजी का, सरदेसाई गुरुजी ने इन चारों पेशवाओं को एक एक विशेषण दिया है। अब वो कितना विशेषण फिट बैठता है आप ही सोच लो। बालाजी विश्वनाथ को गुरुजी आद्य योजक कहते हैं। बाजीराव बल्लाळ यानी पहला बाजीराव, उसको वीर यवान का विशेषण देते हैं। नाना को देसाई गुरुजी अष्टावधानी कहते हैं। तो माधवराव को गुरुजी ने निग्राहक विशेषण लगाया है। मित्रों, ये चारों पेशवा की जो परम भक्ति थी वो शिवराय के चरणों में थी तथा हिंदवी स्वराज्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो उन्होंने जीवन भर कायम रखी। पेशवा हमेशा 1818 तक पंत प्रधान ही बने रहे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। चारों पेशवा ने हर बार अपनी ये जो स्वामी भक्ति है वो सातारा गद्दी पे उद्घोषित अपने आयुष्य में की है। मैंने बार बार आपको बताया है, 23 जून 1761 के पुणे के पर्वती पे सारों के अपेक्षाकृत नाना का देहांत हो गया। अब गोपिकाबाई तो उस साई की तरह पानीपत से लेके ग्वालियर में उनके साथ थी। तो ग्वालियर में ही गोपिकाबाई समझ चुकी थी कि नाना का अंत नजदीक आ गया है। पहले अंत्यविधि के 13 दिन ये सारा पेशवा भट्ट परिवार जो था, इनके सारे परिवार के सदस्य
पर्वती में नाना निर्मित निवास में थे। पेशवा खानदान में अब 2 वरिष्ठ सदस्य बचे हुए थे, गोपिकाबाई और राघोबा दादा। एक तरफ बाजी बल्लाळ के पुत्र राघोबा दादा थे तो दूसरी तरफ नाना की पत्नी गोपिकाबाई थी। अंदर ही अंदर पर्वती में ही नए पेशवे के नियुक्ति को लेकर राजकारण शुरू हुआ था। वरिष्ठ के नाते दादा पर मराठों को वही पुराना गत वैभव के शिखर पे पहुंचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। लेकिन दादा का व्यक्तित्व मैंने आपको बताया है, सबको साथ लेके चलने का गांभीर्य उसमें बचपन से नहीं था। ऊपर से दादा मनमौजी भी था, उच्छृंखल भी था। हाँ, गोपिकाबाई राघोबा दादा से 9 या 10 साल बड़ी थी। गोपिकाबाई बड़ी स्वाभिमानी, स्पष्टवक्ती और निडर प्रकार की महिला थी। दादा के संपूर्ण विरुद्ध आचार विचार रखने वाली वो महिला थी। आज हम क्या कहेंगे, हम इसे कॉन्जर्वेटिव प्रकार की व्यक्ति गोपिकाबाई को कह सकते हैं आज के हिसाब से। दादा जन्म भर दूसरों के विचारों पे चलने वाला मनुष्य रहा है और उसमें तड़का तब लगा जब एक अटक के सफल कर्म से दादा अहंकारी भी बन गया। मुझे मनमौजी स्वभाव तो पहले से था ही उस मनमौजी स्वभाव पे घमंड की परछाई भी अब पड़ने लगी। उसे लगने लगा कि ये पेशवा की वस्त्रें मिलना ये बहुत आसान काम है, क्योंकि अभी यहाँ मेरे सिवा वरिष्ठ तो कोई है नहीं। माधवराव अभी बालक है। वैसे मित्रों बता दूं कि ये जो हमारा बालक है ना, ये अब 16 वर्षीय युवा हो चुका था। दादा को नाना के मृत्यु के बाद पेशवे पद मिलने की आशा लगी थी। इच्छा तो पहले से जगी हुई थी। तदनुसार राघोबा दादा ने गोपालराव बर्वे को उत्तर भेजा और गोपालराव बर्वे के जरिए उत्तर में उसने दिल्ली का बादशाह और अवध का शुजा, इनसे वार्तारंभ चालू किया। दादा को 2 वरिष्ठ मुल्की अधिकारियों को छोड़ के बाकी सारा जो पुणे दरबार था वो दादा के विरुद्ध पक्ष में था, क्योंकि सारे अधिकारी उसकी नेतृत्व क्षमता को गत 8 साल से देख चुके थे। हम भी अब सुन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार माधवराव था। तो माधवराव को पेशवा बनाने के पक्ष में ये सारे दरबारी थे। अब दादा ने ये दरबार में जाहिर सुन लिया तो बहुत निराश भी हुआ है। और दरबार में ऐसे नाजुक विषय पे जाहिर बोलने वाली व्यक्ति कौन थी? गोपिकाबाई। पुणे में खुले दरबार में गोपिकाबाई ने स्पष्ट तौर पर सबके सामने माधवराव को वस्त्र मिलने की वकालत की। अब जिसको दरबारियों ने या घर के अन्य सदस्यों ने उस बात को, गोपिकाबाई के उस बात को अनुमोदन भी दिया तात्काल। अब गोपिकाबाई के सामने दादा की हिम्मत नहीं पड़ी कुछ बोलने की कि भाई गोपिकाबाई रहते हुए अपना मंतव्य दादा जाहिर भी नहीं कर सके। मन की बात मन में रह गई। वैसे हमें यह भी मालूम है कि गोपिकाबाई का जो डर था वो सिर्फ दरबार में नहीं था, वो पूरे शहर में था, हर एक शहरवासियों में था। जैसे मैंने कल कहा था, गोपिकाबाई और सर्ववरिष्ठ मुल्की अधिकारी जो पुणे के थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी और उस योजना पे तुरंत उन्होंने गंभीरतापूर्वक काम भी शुरू किया, क्योंकि इस योजना पे सबका एक दिल, एकजुट एकता थी। दादा के साथ माधवराव सातारा जाने पर इन सभीओं का एक मत हुआ।
राजमाता ताराबाई के सम्मति से राम राजे ने आषाढ़ वद्य तृतीया 20 जुलाई 1761 को माधवराव को पेशवाई के वस्त्र प्रदान किए। इस समय बापू चिटनीस को दीवान बनाया गया। सखाराम बापू को मुख्य दरबारी कारभारी बना दिया। यह विधि होने के बाद फिर सारे अधिकारियों के समेत दादा और माधवराव दोनों सातारा से पुणे लौटे। राम राजे को करहाड़ और वाई की अलग रियासत निकाल के देने की भी योजना थी, है ना। अगर करहाड़ और वाई की अलग रियासत राम राजे को देते तो सातारा से उसको बाहर निकालना भी इन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता था। लेकिन ये जो उनका मंसूबा था अधिकारियों का और गोपिकाबाई का, इस मंसूबे पर सातारा में राजमाता ने पूरा पानी फेर दिया, तो वो योजना उनकी सफल नहीं हुई। वैसे भी आप जानते हो राम राजे तो सातारा किले पे राजमाता ने नजरबंद कर रखा था। आगे फिर हम जानते हैं कि 10 दिसंबर को राजमाता ताराबाई का दुखद निधन हुआ। पुणे लौटने के बाद मित्रों राघोबा दादा के सुर पूरी तरह से बदल गए। मैं गद्दी पे तो माधवराव को बिठाया था पंत प्रधान बना के, लेकिन प्रत्यक्ष गद्दी पे माधवराव को बिठा के जब पीछे से दादा ने सारे अधिकार अपने हाथ में लेना जब आरंभ किया ना, तो थोड़ी सी दरबार में हलचल मच गई। दादा ने पहला काम ये किया कि पुणे में अपने मर्जी से बंदोबस्त लगाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है गोपिकाबाई हो, अधिकारी वर्ग हो दरबार का, या स्वतः माधवराव भी हो, उनके मन में क्लेश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मित्रों ये वही घटना है जिस घटना से ये षड्रिपु ने दादा के मन को कब्जा कर लिया। सालों बाद इसी घटना से जन्मा द्वेष, सत्ता संघर्ष, मत्सर, लोभ, माया, अहंकार, इन सब षड्रिपुओं की परिणति एक अत्यंत दुर्दैवी वारदात में आगे चल के घटी, और उस वारदात से आज भी सभी भारतीय आहत है। ये घटना, ये हमारे धर्मांध जानवर है ना, ये घटना उनके लिए तो बहुत आम है, लेकिन 1664 से 74 से 1818 तक ये जो हमारी मराठे शाही चली है, मराठे शाही में ये एक घिनौना सच बनकर रह गया है। और वो घटना आगे चल के जो होने वाली थी वो थी नारायण राव की शनिवारवाड़ा में हत्या। मित्रों ये मराठे शाही में ये एकमात्र राजकीय हत्या की वारदात है, एकमात्र है, बाकी की कोई हत्या नहीं हुई राजकीय हत्या इस प्रकार की, सिर्फ नारायण राव की हुई। आएंगे उस पर भी आएंगे, समय आने दो, अभी तो 61 चल रहा है ना, 70, 72, 75 होने तो दो, आएंगे उस पर भी आएंगे। 1761 के वर्ष में मित्रों पानीपत और नाना के निधन से हिंदू को एक प्रकार से नवचेतना मिली थी। निराश भी हुए थे, लेकिन वो निराशा के बाद उनको नवचेतना भी प्राप्त हुई थी। जैसे आपने देखा होगा शंभू राजे के निधन के बाद, यानी 1689 के बाद, जैसे पूरे महाराष्ट्र में सारे हिंदुओं में द्वेष और जोश भर दिया था, वैसे ही 1761 के इन दो घटनाओं ने किया। याद आया ना आपको वो कल जो मैंने बताया था त्र्यंबक पटवर्धन जी का खत। त्र्यंबक जी ने क्या लिखा था? पुनश्च हरिओम
मराठों को गतवैभव प्राप्त करने की एक नई चेतना इस वारदातों से उत्पन्न हुई। निस्वार्थी बन के राष्ट्र सेवा और स्वामी सेवा करने का योग्य मशवरा उन्होंने गोपाल राव को दिया था। कल मैंने उनका पत्र आपको डिटेल आपको सब सुनाया है। दूसरे थे वरिष्ठ जो अधिकारी थे नाना पुरंदरे। अब नाना पुरंदरे भी पानीपत में थे, मैंने आपको पहले हमारी बातचीत हो गई है। नाना पुरंदरे के पुणे लौटने के बाद नाना ने दरबार में ये कहा है, हमारी दौलत जो अब घट चुकी है, अब ये हमारी दौलत यानी आप रियासत पकड़ लो, ये दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, ये रियासत है, इसलिए नाना उसको दौलती बोलते हैं। हमारी दौलती में जो घट हुई है सब जानते हैं। अब इस घटती दौलती मराठे शाही को एक दिल से एकता से हमें संवारना होगा, उसे पुनः वैभव के शिखर पर ले जाना होगा। दौलतीचा डौल पुन्हा धरावा। पूरे राज्यसभा को संबोधित करके नाना पुरंदरे ने ये कहा है, दौलतीचा डौल पुनः धरावा। अब इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए ना मित्रों, इन सब का इम्पैक्ट जो होना चाहिए वो दुर्भाग्य से नहीं हो सका, और कारण था दादा का अक्षम्य बेदिली से किया गया व्यवहार। हर घटना का असर हमें मालूम है कि एक सीमित समय पर भी रहता है। हर घटना का, विश्व में जो भी घटना घटती है उसका असर एक सीमित समय पर रहता है, बाद में वो असर निकल जाता है। जून जुलाई में दादा ने जो नया संकल्प नाना ने हो, त्र्यंबक जी ने हो, इन्होंने जो लिया था उसको अपने विवेक और बुद्धि से अगर दादा ने काम किया होता ना तो उसका असर डेफिनेटली दिखता। लेकिन इस हमारे मनमौजी रंगेल स्वभाव के और पेशवा पद के ईर्ष्या में दादा ने ये अनमोल 2 महीने का वक्त बर्बाद कर दिया। इन 2-3 महीनों में कारोबार का सुचारू रूप से चलना भी दादा की वजह से कठिन हो गया था। सरदारों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। राघोबा दादा अब हर किसी से बहस ही करने लगा था। परिस्थिति और राघोबा दादा के विरासत को देख के बाकी सारे चुप बैठते थे, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि व्यक्ति का मौन हमेशा उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती। दरबार में अब 2 पक्ष में 2 फाड़ हो चुका था और मराठी शाही की हालत भी बड़ी गंभीर थी। खजाना खाली था, भारतवर्ष में मराठों की कोई साख नहीं बची थी और इसका सीधा असर उनके जीएसटी कलेक्शन पे हो गया। बहुत सारे ये जो मैं चवन्नी छाप चिरकुट नवाब रियासतदार आमिर कहता हूँ ना, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, उत्तर भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के जितने भी ये चिरकुट थे ना, जो पहले मराठों से बहुत डरते थे, अब उन्होंने फरवरी से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और आंख दिखाना शुरू किया। इससे मराठों को बड़ी तकलीफ हुई। अब यहाँ पुणे दरबार में आप देख लीजिए, मल्हारबा तो इंदौर में थे। पुणे दरबार में अनुभवी सरदार कौन था? कोई नहीं था। एक ऐसा पुणे दरबार में मनुष्य नहीं था जो इस गंभीर परिस्थिति में अपनी धीरता और बुद्धिमत्ता से परिस्थिति को काबू में लाए। एक भी बंदा नहीं था। और हम ये देख चुके हैं निसर्ग में कि घायल और अधमरा अगर सिंह भी हो तो तत्काल उसको नोच नोच के
मारने वाले जंगली कुत्ते भी दौड़ते चले आते हैं। इस परिस्थिति का मित्रों फायदा उठाने हैदराबाद के जंगली कुत्ते अब तैयार होने लगे। दूसरी बाजू कर्नाटका का वो दरिंदा हैदर, वो भी महाराष्ट्र की तरफ आंख लगाए बैठा था, वो भी चौकन्ना हो गया। शुरुआत की निजाम अली ने फिर अपना सर उठाना शुरू कर दिया। वंदे मातरम।